गुड मॉर्निंग दोस्तों। हिंदी साहित्य के इस प्लेटफार्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि टीटी पीटी की परीक्षा संभवतः मार्च में होने वाली है, जिसको ध्यान में रखते हुए यह टारगेट बैच स्टार्ट किया गया है। इसके अंतर्गत हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास, गद्य एवं पद्य दोनों भागों को शामिल किया गया है। आज की क्लास हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका में द्वितीय प्राकृत को हम लोग देखेंगे। प्रथम प्राकृत हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो द्वितीय प्राकृत से इस वीडियो को स्टार्ट किया जाता है। द्वितीय प्राकृत को प्राकृत भाषा कहा जाता है। जैसे प्रथम प्राकृत को वहाँ पाली कहे हैं, लेकिन यहाँ द्वितीय प्राकृत को हम प्राकृत ही कहते हैं। यह उस समय की जनभाषा थी, बोलचाल की भाषा। आम लोग जो है कि इसी भाषा का प्रयोग करते थे। संस्कृत नाटकों में जो संस्कृत के नाटक लिखे गए हैं, उसमें जो निम्न श्रेणी के जो पात्र होते थे, जो निम्न श्रेणी के पात्र उसमें होते थे, वो जो पात्र हैं वो प्राकृत भाषा का ही प्रयोग करते थे। भोलानाथ तिवारी ने प्राकृत भाषा को संस्कृत, पाली, प्राकृत अपभ्रंश परंपरा की भाषा मानते हुए इसे पाली और अपभ्रंश के बीच की कड़ी माना है। प्राकृत को अपभ्रंश कहते हैं कि पाली और अपभ्रंश की बीच की कड़ी है। पाली और अपभ्रंश को जोड़ने के लिए प्राकृत की जरूरत है, यानी इसकी बीच की कड़ी है ये प्राकृत। पाली और अपभ्रंश के बीच की क्या है? कड़ी है। द्वितीय प्राकृत में आने वाली जो विभाषाएं हैं उनको देख लेते हैं। तो पहली है सौरसेनी प्राकृत, जिसमें मथुरा और सूरसेन प्रदेश आते हैं। तीसरी है पैशाची प्राकृत, जिसके अंतर्गत कश्मीर के रहने वाले पिशाच जाति इसका प्रयोग करते हैं, पैशाची प्राकृत का। महाराष्ट्री प्राकृत, ये महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र में मराठी भाषा आती है, तो महाराष्ट्र में है, सर्वाधिक विकसित कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। उसके बाद अर्धमागधी आता है, जो मागधी व सौरसेनी के बीच कौशल के आसपास की ये भाषा है, अर्धमागधी। इसके बाद मागधी प्राकृत आता है, यानी अर्धमागधी के बाद मागधी प्राकृत आता है, जो मगध के आसपास बोली जाती है। फिर चुलिका आती है, चुलिका प्राकृत, चंडाली प्राकृत, और ये है टक्की प्राकृत। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे टक हो गया है, तो टक नहीं होना चाहिए, इसको होना चाहिए था, मैं कलर बदल लेता हूँ, इसको होना चाहिए था, काफ़ी मोटा हो गया है, तो इसको थोड़ा सा पहले पतला कर लिया जाए। ठीक है, यहाँ होना चाहिए था टक्की प्राकृत। ठीक है, टक्की प्राकृत। तो आपको याद रखना है, एक बार तो प्रश्न बना था चुलिका क्या है। ठीक है, तो चुलिका प्राकृत भाषा है। प्राकृत का एक क्या है? विभाषा है, प्राकृत भाषा के अंतर्गत आने वाली। तो चुलिका एक वो भाषा है प्राकृत। ठीक है, विभाषा कह सकते हैं। तो ये प्रश्न बन चुका था, चुलिका क्या है। आगे देखते हैं, प्राकृत की प्रमुख 5 भेद माने जाते हैं। अब इतने भेद नहीं, इसमें से जो है 5 ठो प्रमुख हैं, जो आगे हमको अपभ्रंश में दिखाई देंगे। ठीक है, कौन कौन? सौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी। 5। पैशाची प्राकृत को भूत भाषा भी कहते हैं।
ये ध्यान रखना है। प्रश्न ये बना है, भूत भाषा किसे कहते हैं? पैशाची प्राकृत को। प्राकृत भाषा में धार्मिक साहित्य के अनेक ग्रंथ मिलते हैं। प्राकृत भाषा में जो धार्मिक ग्रंथ है वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, धार्मिक ग्रंथ। महावीर स्वामी का उपदेश जो जैन धर्म है, जैन धर्म इसी भाषा से जुड़ा हुआ था, जिसमें महावीर स्वामी का उपदेश देखें या उनका जैन सिद्धांत देखें या फिर धार्मिक साहित्य जैनों का देखें, सब प्राकृत में है। प्राकृत के जो व्याकरणाचार्य हैं वो वररुचि हैं। प्राकृत का व्याकरण किसने लिखा? किसने लिखा? तो हम कह सकते हैं वररुचि ने लिखा है। ठीक है, वररुचि ने लिखा। अब बढ़ते हैं तृतीय प्राकृत की ओर। तो हमारा जो तृतीय प्राकृत है इसको हम अपभ्रंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपभ्रंश भी कहते हैं। तृतीय प्राकृत में अपभ्रंश भाषा की गणना की जाती है। तृतीय प्राकृत में अपभ्रंश भाषा की गणना की जाती है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखा जाए तो गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ, गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ। प्राकृत भाषा के साहित्य रूप को व्याकरणिक नियमों से जकड़ जाने के कारण बोलचाल की भाषा फिर उससे अलग हो गई। पहले ये बोलचाल की भाषा थी प्राकृत, लेकिन जब जब व्याकरण का नियम बना दिया गया, यानी व्याकरणों से इसको जकड़ दिया गया, तब ये फिर बोलचाल की भाषा जो है इस व्याकरणिक नियम से अलग मुक्त होना चाहती, क्योंकि भाषा मुक्त होना चाहती है, नियमों में बंधना नहीं चाहती। तो जैसे इसका व्याकरण बना प्राकृत का, तो ये फिर बोलचाल की जो भाषा है उससे अलग होने लगी और धीरे धीरे अलग हो गई, और अलग होने के बाद वो तृतीय प्राकृत का रूप ले लेती है, जिसे आप अपभ्रंश कहते हैं। ठीक है, लिख रहा है ना, बोलचाल की भाषा से ही अपभ्रंश विकसित हुई, और जो बोलचाल की भाषा अलग हुआ वही बोलचाल की भाषा जो है अपभ्रंश के रूप में विकसित हो गई। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग मिलता है वो वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। प्रश्न ये बना हुआ है कि सर्वप्रथम अपभ्रंश शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। दोहा या दूहा या अवभंश या अवहट या अवहत इतने नामों से अपभ्रंश को जाना जाता है। अपभ्रंश भाषा को अनेक शब्दों द्वारा या अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे दोहा, दोहा कहने से भी अपभ्रंश का बोध हो जाता है, दूहा कहने से भी अपभ्रंश का बोध हो जाता है, अवभंश भी कहते हैं लोग, अवहट भी कहते थे। ये सब जो है अपभ्रंश के लिए ही प्रयोग में आते हैं। अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण अगर आपको देखना है तो वो कहाँ मिलता है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। कहाँ मिलता है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश। प्रश्न ये बन सकता है, अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो आप कह सकते हैं भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। अपभ्रंश की कुछ रचनाएं आपको दिखा देता हूँ यहीं पर, जैसे परमात्मा प्रकाश योग सार, ये जो इंदु की रचना है। पाहुड़ दोहा देखें तो मुनिराम सिंह की है। ये सब अपभ्रंश की रचनाएं दिखा रहे हैं आपको, जो अपभ्रंश प्रभावित रचनाएं हैं। श्रावकाचार जो देवसेन की रचना है। पौन चरयु स्वयंभू की रचना है। रेठड़ेम चरयु ये भी स्वयंभू की रचना है। शब्दानुशासन हेमचंद की रचना है। महापुराण पुष्पदंत की रचना है। जसहर चरयु पुष्पदंत की रचना है। अड़य कुमार चरयु पुष्पदंत की रचना है। भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है।
कीर्तिलता विद्यापति की रचना है। कीर्ति पताका विद्यापति और उपदेश रसायन रास जिनरत सूरी, ये सभी रचनाएं जो है अपभ्रंश से प्रभावित हैं। आगे देखते हैं, बौद्ध सिद्धों तथा नाथ पंथ की सभी रचनाएं अपभ्रंश से प्रभावित हैं। अब देखिए किसका, तो सिद्धों की रचनाएं और नाथों की रचनाएं और जैनों की रचनाएं। जो जैनों की रचनाएं हैं वो भी जो है अपभ्रंश से प्रभावित है। अपभ्रंश का जो हेमचंद अपभ्रंश का पाणिनि कहा जाता है। तो अपभ्रंश जो व्याकरण लिखा गया, अपभ्रंश के लिए जो व्याकरण लिखा गया वो पाणिनि द्वारा लिखा गया है, पाणिनि द्वारा कह रहे हैं, हेमचंद द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? हेमचंद। तो हेमचंद ने अपभ्रंश का व्याकरण बनाया, जैसे पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाया। इसीलिए हेमचंद की तुलना की जाती है किससे? पाणिनि से। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी व्याकरण ग्रंथ बनाया और पाणिनि भी ये संस्कृत के लिए है और हेमचंद जो है अपभ्रंश के लिए व्याकरण बनाते हैं। इसलिए हेमचंद की तुलना पाणिनि से की जाती है। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने अपनी एक पुस्तक लिखी, ये बौद्ध गानो दोहा। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने अपनी पुस्तक बौद्ध गानो दोहा में अपभ्रंश की कुछ रचनाओं का प्रकाशन कराया है। ठीक है, बौद्ध गानो दोहा। राहुल संस्कृतियान ने भी अपनी पुस्तक हिंदी काव्यधारा में अपभ्रंश काव्यों का संग्रह प्रकाशित कराया है। अपभ्रंश एक उकार बहुला है। जो अपभ्रंश है वो उकार बहुला है। ज़्यादातर इस भाषा का जब बोला जाता है तो ऊ शब्द का प्रयोग ज़्यादा, ऊ का उच्चारण ज़्यादा आता है लास्ट में। ठीक है, अपभ्रंश वियोगात्मक भाषा है। अब देखिए, अब तक जो है संस्कृत हमने देखा, ठीक है, संयोगात्मक भाषा थी संस्कृत और पाली। ये दोनों कैसी थी? तो दोनों संयोगात्मक थी। संयोगात्मक भाषा। लेकिन अब अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश क्या हो गई? वियोगात्मक भाषा आ गई। और हिंदी भी क्या है? वियोगात्मक। अब यहीं से वियोगात्मक कैसे होता है? जैसे जो है अब कारक चिन्ह अलग से लगने लगे। जहाँ से कारक चिन्ह अलग से लगने लगे वहीं से जो है हमारा वियोगात्मक भाषा का विकास हो गया। उससे पहले अलग से जो है कारक चिन्ह नहीं लगते थे। ठीक है, तो अपभ्रंश में कारक चिन्ह का प्रयोग होने लगा, इसी वजह से यह वियोगात्मक भाषा बन गई। कारक चिन्ह जैसे का, के, की, ना, ने, नी, में, पर इत्यादि ये सब लगते हैं। के लिए, के द्वारा, से, ये सब का प्रयोग होने लगा। वहीं से जो है ये भाषा क्या हो जाती है? वियोगात्मक हो जाती है। अपभ्रंश भाषा में 2 लिंग है। अब देखिए, पाली भाषा में आपने देखा कि 3 लिंग थे, लेकिन यहाँ पर क्या है? 2 लिंग है। एक जो नपुंसक लिंग है वो हट गया यहाँ पर। ठीक है, अपभ्रंश में क्या हो गया? नपुंसक लिंग गायब हो गया, केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बच गया। और 2 वचन तो आप देख रहे हैं पाली में ही था। पाली में जो है एक वचन गायब हो गया, 2 वचन वहाँ पाली से ही चल रहा है, तो यहाँ भी पाली है। अब लिंग कौन सा हटा? तो यहाँ देखें तो नपुंसक लिंग अपभ्रंश भाषा में से समाप्त हो गया है। ठीक है, अपभ्रंश भाषा में स्वरों की संख्या बताई गई है 8। प्रश्न बार बार पूछा गया है, अपभ्रंश भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? 8 है, जबकि हिंदी में कितनी है? तो 11 है। ठीक है, 11। अपभ्रंश भाषा का क्षेत्रीय भेद 7 बताए गए हैं। अपभ्रंश भाषा का जो क्षेत्रीय भेद है वो 7 बताए गए। इन 7 से आधुनिक भारतीय आर्य भाषा उपभाषा का विकास हुआ है।
इन्हीं सातों से आधुनिक भारतीय आर्य भाषा या उपभाषा का विकास हुआ है। तो क्षेत्रीय भेद, क्षेत्र के आधार पर 7 भेद बताए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो क्षेत्रीय भेद कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला जो भेद है वो आपको मिलता है सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, और सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी और गुजराती। ठीक है, गुजराती भी आता है, यहाँ पर देख लीजिए, अपभ्रंश से निकला हुआ है। इसके बाद केकय अपभ्रंश आता है, टक्की अपभ्रंश आता है, ब्राचड़ अपभ्रंश आता है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश आता है, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश आता है। तो अपभ्रंश का जो क्षेत्रीय विभाजन किया गया उस 7 भेद बताए गए हैं। ठीक है, 7 वर्गों में इसका क्या कर दिया गया, विभाजन किया गया है 7 वर्गों में। तो पहला वर्ग यहाँ पे मिल गया हमको, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, जिनमें से ज़्यादा मोस्ट ये हिंदी का अगर विकास माना जाए किससे है तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको दिखाई देता है हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से निकला हुआ माना जाता है, क्योंकि ये भी हिंदी और ये भी हिंदी। अब देखिए, सौरसेनी अब के अपभ्रंश से लहंदा निकली है, टक्की से पंजाबी निकली है, ब्राचड़ से सिंधी निकली है, महाराष्ट्र से मराठी निकली है, मगधी से बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया निकली है और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी विकसित होती है। यहाँ देखिए, उपभाषा 5 और बोलियां 18। अब इसमें से हिंदी के अंतर्गत जो आती हैं उनको देखा जाए तो अभी तो क्षेत्रीय विभाषा के रूप में बांटा गया है और ये हमारी जो है उपभाषाएं हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, उपभाषाएं, विकसित होने वाली उपभाषाएं। तो ये उपभाषाएं हैं। अब इन उपभाषाओं को में देखा जाए कहाँ कहाँ हिंदी है तो इनमें से 5 उपभाषाओं में हिंदी है। एक तो पश्चिमी हिंदी और एक जो है राजस्थानी और एक जो है बिहारी और एक जो है पूर्वी हिंदी और एक जो है पहाड़ी हिंदी। कहाँ गया, एक जो है यहाँ पर पहाड़ी हिंदी। ठीक है, इन्हीं से जो है हिंदी की 18 बोलियाँ विकसित होती हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पर जो पश्चिमी हिंदी है उसमें आती है ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू और खड़ी बोली। ठीक है, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली कितनी हो गई, यहाँ हो गई 5। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, यहाँ हो गया 3। फिर बिहारी में देखें तो मैथिली, मगही और भोजपुरी, यहाँ हो गया 3। राजस्थानी में देखें तो जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी, यहाँ हो गया 4। पहाड़ी हिंदी में देखिए गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली, यहाँ हो गया 3। कितने हो गए, 5 और 6 5 11 और 11 और 4 15 3 18। तो ये 18 बोलियां आपको यहाँ पर प्रदर्शित हो गई यानी मिल गई। आगे बढ़ते हैं। शुक्ल जी ने आदिकाल की पृष्ठभूमि के रूप में अपभ्रंश को प्रतिष्ठित किया है। शुक्ल जी अपना जो इतिहास ग्रंथ लिखते हैं उस इतिहास ग्रंथ की जो पृष्ठभूमि तैयार होती है उस पृष्ठभूमि के रूप में अपभ्रंश भाषा को मानते हैं कि अपभ्रंश भाषा में जो है हिंदी की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। उसी से हिंदी साहित्य का विकास हुआ, आविर्भाव हुआ।
प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया कथन है, वो कहते हैं कि प्राकृत से बिगड़ करके जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया वही आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए वो क्या हो गया, रूढ़ हो गया। उसी का नाम अपभ्रंश है। उसी समय से अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। ये कथन शुक्ल जी का है। ठीक है, प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला है। अब आते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत हिंदी भाषा के क्षेत्र। हिंदी भाषा के भारत में कुल 10 राज्य शामिल हैं। उत्तर प्रदेश, ये भी आपको याद रखना है कौन से जो हैं हिंदी भाषा के अंतर्गत 10 राज्य आते हैं। तो उत्तर प्रदेश आता है, दिल्ली आता है, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और झारखंड। ये 10 राज्य जो हैं हिंदी बोली के अंतर्गत आते हैं। भारत के अलावा अगर देखें कि हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है तो आप देख सकते हैं भारत के अलावा मॉरिशस में हिंदी बोली जाती है, फिजी में, सूरीनाम में, नेपाल में, सिंगापुर में और मलेशिया, इन सभी में जो है हिंदी बोली जाती है। साहित्यिक हिंदी के आधार पर भाषा खड़ी बोली है। अगर साहित्यिक हिंदी के आधार पर देखें, जिसमें पुस्तक लिखी गई, जिसमें हमारी रचनाएं लिखी जाती हैं, तो उसके आधार पर अगर हम देखें तो खड़ी बोली ही जो है भाषा बनकर उभरती है। यानी खड़ी बोली में सारी रचनाएं, साहित्यिक हिंदी के आधार पर भाषा जो है वो खड़ी बोली है। हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं आती हैं। अभी आपने देखा 5 उपभाषाएं, और 5 उपभाषाओं से जो है 18 बोलियां निकलती हैं। हिंदी के विभिन्न बोलियों का क्षेत्र देखा जाए विभिन्न बोलियों के क्षेत्र। पश्चिमी हिंदी की अगर हम बात करें तो पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आ जाती हैं, जैसे ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है, उसके बाद बुंदेली। तो जो ब्रजभाषा है उसको हम अंतर्वेदी भी कहते हैं। ये प्रश्न बन चुका है। ब्रजभाषा जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है उसे अंतर्वेदी भी कहते हैं। ये ओकार बहुला है, ओकार बहुला, यानी ओ की ध्वनि ज़्यादा आती है। आगरा, ये कहाँ कहाँ बोली जाती है तो आगरा में बोली जाती है, मथुरा में, फिरोजाबाद में, अलीगढ़ में, हाथरस में, बदायूं में, वृंदावन, भरतपुर, मैनपुरी, बरेली, धौलपुर, करौली। ठीक है, इसमें क्या बोली जाती है, ब्रजभाषा बोली जाती है। बात करें खड़ी बोली की तो खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। जैसे ब्रजभाषा का अंतर्वेदी, तो खड़ी बोली को कौरवी की कहते हैं। इसमें जो है आकार बहुला आता है, आ का, जैसे गया, खाया, नहाया, तो आकार बहुला है। ये बोली जाती है दिल्ली में, मेरठ में, रामपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर में। तीसरी जो बोली आती है हरियाणवी आती है। हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं और ये भी जो है आकार बहुला है खड़ी बोली की तरह। ये भी दिल्ली का जो देहाती क्षेत्र है वहाँ बोला जाता है। पानीपत, सोनीपत, पटियाला, हिसार और करनाल में बोला जाता है, यानी ज़्यादातर ये हरियाणा में बोला जाता है। कन्नौजी देखें, कन्नौजी ओकार बहुला है। ये भी क्या है, ओकार बहुला है ब्रजभाषा की तरह। यह फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत और शाहजहांपुर
मैनपुरी में बोला जाता है। बुंदेली, पाँचवीं देखिए बुंदेली है जो बुंदेलखंड, झांसी, महोबा, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, ललितपुर, ओरछा, दतिया, सागर, हमीरपुर, भोपाल, ये जो है मध्य प्रदेश में भी कुछ बोली जाती है। मध्य प्रदेश में जैसे दतिया आ गया, सागर आ गया, ओरछा आ गया, भोपाल आ गया, तो कुछ ग्वालियर आ गया, कुछ जिले जो है मध्य प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर वाला इलाका है या क्षेत्र है, वहीं पर जो है बुंदेली बोली जाती है। पूर्वी हिंदी, बात करते हैं पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां, पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आपको मिलेंगी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी कहाँ बोली जाती है? लखनऊ में, लखीमपुर खीरी में, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, यहाँ पर ये क्या बोला जाता है? अवधी बोली जाती है। बाराबंकी 2 बार हो गया है, कोई बात नहीं। बघेली दूसरी जो भाषा बोली है वो बघेली है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली। इसका जो ये बोली जाती है, रीवा में बोली जाती है। रीवा तो इसका बघेली का केंद्र ही है। उसके बाद सतना, मैहर, शहडोल, जबलपुर, नागपुर, हमीरपुर, इन जिलों में जो है बघेली बोली जाती है। तीसरी आती है छत्तीसगढ़ी, जो छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, जिसमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, सरगुजा, कांकेर और कोरिया जिला शामिल है। अब आते हैं राजस्थानी हिंदी की ओर। राजस्थानी हिंदी में 4 बोलियां आती हैं, जयपुरी, ढुराड़ी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। इस जयपुरी को ढुराड़ी भी कहा जाता है। जयपुरी अजमेर और जयपुर में बोली जाती है। मारवाड़ी जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, मेवाड़, जैसलमेर में बोली जाती है। मेवाती जो है भरतपुर, करौली में बोली जाती है। मालवी को देखें तो इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम और भोपाल में बोली जाती है। बात कर लेते हैं बिहारी हिंदी की। बिहारी हिंदी जो है, बिहारी हिंदी को 3 वर्गों में रखा गया है, जैसे मैथिली, मगही और भोजपुरी। मैथिली दरभंगा में बोली जाती है, मुजफ्फरपुर में, पूर्णिया जिला, मुंगेर और सीतामढ़ी में बोली जाती है। मगही देखें तो पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर और भागलपुर में बोली जाती है। भोजपुरी थोड़ा यूपी में है, एक आध जिला बिहार के भी शामिल हैं इसमें। जैसे भोजपुरी देखें वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, शाहाबाद, चंपारण, सारण और बस्ती का कुछ भाग जो है भोजपुरी के अंतर्गत आ जाता है। पहाड़ी हिंदी में देखें, पहाड़ी हिंदी में 3 बोलियां दिखाई गई हैं, नेपाली, गढ़वाली और कुमाऊनी। नेपाली शिमला में बोली जाती है, मंडी में, चंबा में, जौनासार में, सिरमौर में, ये सभी जो है हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आने वाले ज़िले हैं। गढ़वाली उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, श्रीनगर और गढ़वाल जिसको बोलते हैं, पहाड़ी है गढ़वाल, तो पहाड़ी की ओर बोली जाएगी। कुमाऊनी देखें तो नैनीताल, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, रानीखेत, ये उत्तराखंड में बोली जाती है कुमाऊनी। आगे देख लेते हैं कुछ पॉइंट। यदि हिंदी का मानक व परिनिष्ठित अर्थ ग्रहण करें तो केवल खड़ी बोली पर ही आधारित हिंदी ही मूल हिंदी है। अगर हिंदी का मानक और परिनिष्ठित अर्थ को ग्रहण करके देखा जाए तो खड़ी बोली ही जो है हिंदी की मूल हिंदी बन पाएगी। यही हिंदी हमारी राजभाषा है और यही हिंदी जो है हमारी राजभाषा भी है। कौन खड़ी बोली? ईरान लोग जब आए तो ईरान लोग के लोग जो थे सिंधु को हिंदी और सिंध को हिंद कहते थे और वहाँ के निवासियों को हिंदू और हिंदुई या हिंदी कहने लगे। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, ये प्रश्न बन चुका है, मोस्ट है। मोस्ट हिंदी फारसी भाषा का शब्द है।
हिंदी भाषा का प्राचीनतम प्रयोग अगर देखा जाए, हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम देखे जाए तो शरफुद्दीन यजदी ने किया है। और कहाँ किए हैं तो अपनी रचना जफरनामा में 1924 में लिखते हैं, उसी में किए हैं। हिंदवी, हिंदुई, हिंदुस्तान, हिंदी, रेख्ता, रेख्ती, दक्कनी, दक्कनी आदि हिंदी के कई विभिन्न नाम हैं। हिंदी शब्द हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली 18 बोलियों का द्योतक है। यानी हिंदी शब्द जो है हिंदी प्रदेश में जो बोली जाने वाली 18 बोलियां हैं, उन सभी का क्या है, द्योतक है। उन सभी के लिए एक शब्द आता है हिंदी। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे साहित्य का इतिहास और अर्थ विवेचन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।